नमस्कार दोस्तों। ब्राह्मण विधायकों की मीटिंग के बाद उत्तर प्रदेश में जबरदस्त वार तकरार देखने को मिला। एक तरफ ये खबरें निकल के आई कि इस तरह की मीटिंग्स, इस तरह की सभाएं आगे नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी दबाव में नजर आ रहे हैं। पार्टी में जो बिखराव है, जो वार तकरार है, वो सब कुछ साफ दिखने लगा है। केशव प्रसाद मौर्य का ये बयान आना कि चश्मा अलग है, वो भी ये बताता है कि वाकई उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा होने जा रहा है। अब क्या कुछ होने जा रहा है, बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक सर हैं। उत्तर प्रदेश में जो भी राजनीतिक घटनाक्रम होता है, सब पर उनकी नजरें बनी रहती हैं। लेकिन दबाव इस बात से भी दिखाई दे रहा है कि अब प्रशासन को ये आदेश मिल चुके हैं कि जिन जन सेवकों को शिकायतें हैं, विधायकों को, मंत्रियों को शिकायतें हैं कि प्रशासन उनकी नहीं सुनता है, उनकी शिकायतों को दूर किया जाए, उनकी बातों को सुना जाए, उनकी बातों को सुनने में कोई कोताही ना की जाए। केपी मलिक सर, उत्तर प्रदेश में बहुत सारी चीजें एकदम से बदलती जा रही हैं। आपको क्या लग रहा है कि क्या बड़ा होने जा रहा है? भाई उत्तर प्रदेश में क्या बड़ा होने जा रहा है? चुनाव होने जा रहा है अगले साल। जी हाँ। अगले साल जो है आपको तो जनवरी में चुनाव है, तो एक साल का समय बड़ी मुश्किल से बचा हुआ है। उसकी तैयारियां हैं। अब इनको जनता की याद आ गई है। अभी तक तो जनता की याद ना विधायकों को आई थी, ना मंत्रियों को आई थी। अब सबको जनता की याद आने लगी है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि इनको जनता की याद तो आई है, लेकिन ये केशव मौर्य जी को कैसे याद आ गई बाबा की? ये तो बाबा को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने तो अध्यक्ष पंकज चौधरी की हवा ही निकाल दी उनके बयान की। उन्होंने जो प्रेस रिलीज जारी की और उन्होंने जो अल्टीमेटम दिया ब्राह्मण समाज के तमाम विधायकों को, वो तो ब्राह्मण विधायकों के साथ खड़े हो गए केशव मौर्य जी जाके। और वो तो तमाम दलीलें उन्होंने दे डाली। उन्होंने तो चश्मे बता दिए, धूप के, नजर के, काले, सफेद, रेबन और सारे चश्मे बता दिए सर, उन्होंने। ये बताइए, केशव मौर्य का चश्मा क्या पंकज चौधरी से अलग है क्या? नहीं, वही मैं आप देखिए, पंकज चौधरी के अलहदा इन्होंने बयान दिया है। पंकज चौधरी ने जो बयान दिया था, पंकज चौधरी ने जो नोटिस दिया था, उससे मिलता जुलता बयान तो है नहीं इनका। अब जितनी मेरी राजनीतिक समझ है, जितनी मेरी पत्रकारिता की समझ है, वो समझ तो ये कहती है कि ये बयान तो पंकज चौधरी के खिलाफ जा रहा है। तो क्या ये पंकज चौधरी के खिलाफ मोर्चे में चले गए हैं? हमें और आपको ये भी पता है कि बाबा में और पंकज चौधरी में बहुत अच्छे ताल्लुकात नहीं है, इसीलिए उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, इसीलिए उनको दिल्ली से भेजा गया। ये सारी चीजें तो सामान्य है। लेकिन एकाएक जो दिल्ली के नैन के तारे थे, आंखों के प्यारे थे, वो एकाएक जो है दिल्ली के खिलाफ के मोर्चे में खड़े हो गए। ये बात हमारी समझ से परे नहीं है। अब समझने में इसको 2-4 दिन लगेंगे कि ये कारण क्या है। क्या मौर्य जी एकाएक जो है विरोधी हो गए हैं क्या दिल्ली के? और कहीं ना कहीं उनको यूपी की याद आने लगी है क्या? क्योंकि चुनाव करीब है और पिछले चुनाव में उनको जो डोज मिली थी वो तो यूपी से ही मिली थी, और शायद बाबा ने ही उनको डोज दी थी। कहीं वो पूरे 4 साल से बाबा के खिलाफ खड़े हैं। उनको लग रहा है कि अगर और मैं 1 साल बाबा के खिलाफ खड़ा रहा, कहीं दोबारा मेरा इलाज ना हो जाए, ये सोचते हुए बाबा की तरफ सॉफ्ट कॉर्नर तो नहीं कर दिया उन्होंने? कहीं उनको ये तो नहीं लगा कि दिल्ली भी मुझे नहीं बचा पाती है जब मेरे ऊपर आपत्ति आती है? क्योंकि पहले बाबा ने मेरा इलाज किया और 24 में दिल्ली का भी इलाज बाबा ने कर दिया। तो मुझे लग रहा है कि बाबा के खिलाफ बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर यूपी में राजनीति करनी है तो थोड़ा बाबा के प्रति सॉफ्ट रहना चाहिए। कहीं यह सोच के तो केशव मौर्य ने बयान नहीं दिया है। तो बहुत सारी चीजें चल रही है अभी हवा में। जी। अच्छा, पंकज चौधरी का एक बयान मैं सुन रही थी, वो परिवारवाद पर बड़े सख्त नजर आ रहे थे। उन्होंने सपा कांग्रेस आरजेडी की बात की, तो सपा कांग्रेस आरजेडी तीनों में ही परिवारवादी प्रदेश अध्यक्ष नहीं है। तो किसकी बात कर रहे थे पंकज चौधरी? पंकज चौधरी को मेरी सलाह है प्रज्ञा जी कि वो कुछ भी बयान देने से पहले, कुछ भी एक्शन देने से पहले तथ्यों की जांच करें, तथ्यों को दुरुस्त करें। देखिए, इन्होंने जो प्रेस रिलीज जारी की है, जो उन्होंने अपने विधायकों को अल्टीमेटम दिया है, उसमें भी बहुत अच्छी तैयारी उन्होंने नहीं करी और वो उनके खिलाफ चला गया सारा मामला। पता ये चला है कि ब्राह्मण समाज के ही कोई एक पुराने बड़े नेता जो किनारे पे थे, आजकल वो बहुत चहक रहे हैं।
त्रिपाठी जी हैं कोई, बस मैं इतना ही बताऊंगा आपको। वो अच्छा। आजकल खूब उनसे मुलाकातें कर रहे हैं, खूब उनको सलाह मशवरे दे रहे हैं और खूब बता अच्छा। रहे हैं कि आप ये जो है ये अल्टीमेटम जारी कर दीजिए, ये प्रेस रिलीज जारी कर दीजिए। वही उनके सलाहकार बने हुए हैं। तो उन्हीं उन्हीं पे जो है भौएं तन गई हैं तमाम विधायकों की जो ब्राह्मण समाज से आते हैं, और तमाम जो दिल्ली के विरोधी हैं सबने अपना निशाना उनके ऊपर साध लिया है। अब बात करते हैं, जो आप अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, हम जी। सबसे पहले जो प्रमुख बताते हैं ये हम समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष की बात कर लेते हैं। श्याम पाल जो वहां पे है, श्यामलाल हाँ, पाल जो अभी अध्यक्ष हैं, वो तो परिवार से कोई लेना देना है नहीं मुलायम सिंह के और अखिलेश के परिवार से, और वो तो बाकायदा उनको चुना था। उससे पहले जो पूर्व अध्यक्ष थे वो नरेश उत्तम थे, उनका जी भी हाँ। शायद अखिलेश के परिवार से कोई लेना देना नहीं है। दूसरे, अगर आप कांग्रेस के अध्यक्ष की बात करते हैं, उनका भी जी। कोई सोनिया गांधी परिवार से लेना देना नहीं है। तीसरी बात, अब अगर आप बिहार में आरजेडी जाके की। बात करते हैं, उनका भी कोई उनके लालू परिवार से कोई लेना देना नहीं है। तो ये किस परिवारवाद की बात कर रहे हैं? तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि पंकज चौधरी जी का जो होमवर्क है वो ठीक नहीं है। तो होमवर्क करके इस तरह के बयान दिया करें, होमवर्क करके प्रेस के सामने जाया करें, क्योंकि प्रेस क्या होती कई बार उल्टा सीधा बुलवा के और उसको खूब चलाती है फिर, और इसमें मैंने कई नेताओं की कुर्सियां जाती हुई देखी है। तो कहीं पंकज चौधरी को कुछ उन्हीं के लोग सही तो नहीं कर देना चाहते जल्दी से, और उनको चने के झाड़ पे चढ़ा के निपटाने के चक्कर में तो नहीं है? क्योंकि देखिए वो नए नए प्रदेश अध्यक्ष बने, ऊर्जा बहुत है उनमें, बिल्कुल। तो वो बहुत तेजी से चल रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जब गाड़ी तेज चलाते हैं आप तो एक्सीडेंट का खतरा रहता है। तो पंकज चौधरी जी को मेरी सलाह है कि धीरे चलें, सुरक्षित चलें। जैसे सड़कों पर लिखा रहता है ना, धीरे चलिए, सुरक्षित रहिए, नहीं तो दुर्घटना हो सकती है। तो यहाँ जी। दुर्घटना के बहुत चांस हैं। और आज मैं तो बड़ा हैरान हूँ, जब से मैंने केशव मौर्य जी का चश्मे वाला बयान सुना है, मुझे तो मजा भी आया है, और मुझे ये लगा कि ये क्या हो गया, और बाबा दूर बैठ के जो है मजा ले रहे हैं। इसको थोड़ा-सा विश्लेषित कर दीजिए केपी मलिक सर, जिसने भी वो चश्मे वाला बयान सुना, केशव प्रसाद मौर्य की बॉडी लैंग्वेज देखी, कुछ बदले-बदले से नज़र आ रहे थे। क्या दिल्ली से मोहभंग हो रहा है क्या केशव प्रसाद मौर्य का? नहीं देखिए प्रज्ञा, पहले मुझे ये लग रहा था कि उनको आश्वासन दिया गया था दिल्ली से, और वो आश्वस्त थे कि उन्हीं को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो दिल्ली की गुड बुक में थे, और मैंने तो पहले ही कहा कि वो आंखों के तारे थे, मन के प्यारे थे, राज दुलारे थे, बहुत कुछ थे वो, और उसके बावजूद उनको इस तरह से निकाल के फेंक दिया जैसे दूध में से मक्खी। और अब वो ऐसी जगह पड़े हुए हैं कि वो बाबा के सामने कृपा पात्र हैं जैसे। जी। अब दिल्ली उनको पूछ नहीं रही है, बाबा से वो 36 का आंकड़ा बनाए हुए हैं, तो उनका राजनीतिक कैरियर का क्या होगा? तो अगर वो बाबा के खिलाफ चलते, और देखिए आज जहां जो लड़ाई चल रही है दिल्ली और लखनऊ की, बाबा भी चाहते हैं कि भाई उनकी कोटरी मजबूत हो, उनका खेमा मजबूत हो। तो ये इस तरह के बयान देके जो बाबा के साथ दूरियां हैं, उन दूरियां को कम करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। कहीं बाबा के साथ तो नहीं जाना चाह रहे हैं। बाबा के साथ जाके ही इनका गुजारा है, बाबा के साथ जाके ही अपना राजनीतिक कैरियर बचा सकते हैं। इस तरह का इनको डर सताने लगा है। हालांकि देखिए दिल्ली जब चाहे कभी कुछ भी कर सकती है। बिहार से उठा के लाई है एक राष्ट्रीय अध्यक्ष, अब कल को केशव मौर्य जी को उठा के गृह मंत्री बना दे, यहाँ तो कुछ पता चलता नहीं, क्योंकि इनके यहाँ परिवारवाद तो है नहीं, और इनके यहाँ तो कोई योग्यता भी मायने नहीं रखती। तो वो बात एक अलग है कि केशव प्रसाद मौर्य जी की लॉटरी खुल जाए, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम नजर आती है, बल्कि संभावना दूर दूर तक मुझे तो नजर आती नहीं है। और ये केशव मौर्य जी को भी समझ में आ गया है, इसलिए केशव मौर्य जी अपना रास्ता बदलते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, और उनको लगने लगा है कि रास्ता बदल के बाबा की तरफ मोड़ दिया जाए, और बाबा के आश्रम में जाके वहीं जो है उनकी कृपा प्राप्त कर ली जाए, और बाबा को जो है वहां पे हलवा खिचड़ी जो भी मंदिर में चढ़ता है उनके आश्रम में, वो चढ़ा के लड्डू वगैरह चढ़ा के खुश करें बाबा को, और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाए। इस चषक में मुझे लग रहा है केशव मौर्य जी लग चुके हैं। अच्छा, ब्रजभूषण शरण सिंह भी कहते हैं कि इस तरह की जो मीटिंग्स हैं ये तो अच्छी हैं, ऐसी होनी चाहिए मीटिंग्स। नहीं देखिए, ब्रजभूषण सिंह जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि वो राजनीति के हाशिए पे हैं, उनके साथ कई घटनाएं हुई हैं, हालांकि वो दबंग आदमी हैं तो उन्होंने अपने बेटे को कुर्सी दे दी है,
लेकिन कहीं न कहीं एक टीस उनके भी मन में है भारतीय जनता पार्टी से जिस प्रकार की वो आशा कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी उनको सपोर्ट करेगी, उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने उस तरह से उनको सपोर्ट नहीं किया है। हालाँकि मैं ये मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत आगे बढ़-चढ़ के उनको सपोर्ट किया, तभी उनकी जान बची है, नहीं तो वो भी जेल जा सकते थे और उनका भी सेंगर जैसा हश्र हो सकता था। लेकिन उसके बावजूद वो मदमस्त हैं और वो चाहते हैं कि ठाकुर विधायकों की मीटिंग हुई थी तो बड़ा मज़ा आया था और अब जो है ब्राह्मण समाज के विधायकों की मीटिंग आ रही तो और अच्छा होगा। देखिए वही और अच्छा है। तो आने जब वाले कोई समय में क्या आपदा आए देखने वाले हैं सर हम उत्तर प्रदेश में? क्या हम पिछड़े विधायकों की मीटिंग्स इस तरीके से देखेंगे, दलित समाज से आने वाले विधायकों की मीटिंग देखेंगे, सिख समाज से आने वाले विधायकों की मीटिंग देखेंगे? ये हो क्या रहा है? मतलब सबको एक साथ इतनी सारी समस्याएं कैसे उत्पन्न होने लगी हैं, वो भी 27 के चुनाव से पहले? नहीं देखिए प्रज्ञा, पहले तो मैं जो आपको बताऊं ये ब्रजभूषण सिंह वाला खत्म मैं इसलिए कर दूं कि उनको लगता है कि जो आपदा चल रही है भारतीय जनता पार्टी में, उस आपदा में वो भी अपना अवसर तलाश रहे हैं कि उनको भी शायद कोई अवसर मिल बहती जाए। गंगा में हाथ धो लेना। क्या जी, और बाबा के जो है वो करीबी भी हैं और बाबा के क्षत्रिय समाज से भी आते हैं, तो उनको बड़ी एक आशा भरी नज़र वहाँ उनकी है और उनको लगता है कि कुछ न कुछ मिल जाएगा। आज बाबा को सपोर्ट की आवश्यकता है। अगर जी। उनको दिल्ली के साथ मजबूत मोर्चा बनाना है, तो बाबा को तमाम लोगों की ज़रूरत है। वो दिखाना चाहते हैं कि बाबा हम आपके साथ हैं। वही पैतरा केशव मौर्य ने लिया है। तो इस तरह की मीटिंगें आने वाले टाइम पे होंगी। कुछ मीटिंगें ऐसी भी होंगी, देखिए ये जो ब्राह्मण समाज की मीटिंग हुई है, ये मैसेज देने का कोशिश है कि ये योगी जी के खिलाफ विधायकों की मीटिंग हुई है और योगी जी के खिलाफ मोर्चा खोलने की कोशिश है। इसका एक ये मैसेज दिया गया है। लेकिन आप आने वाले समय में उस तरह की भी मीटिंगें विधायकों की देखेंगे कि जो बाबा को सपोर्ट करेंगे। समर्थन। ऐसे दूसरे वर्गों की मीटिंग भी होंगी जो समर्थन करेंगे, सपोर्ट करेंगे। ऐसी भी आने वाले समय में आपको बैठ के दिखाई देंगी और ये चुनाव की शुरुआत एक इसको आप समझ लीजिए कि अब आप एंटर कर चुके हैं 2026 में और 2027 की जनवरी में चुनाव है। तो मोटा-मोटी आपके पास 1 साल बचा हुआ है। अब 1 साल में चुनावी तैयारियां शुरू हो जाएंगी और इस चुनावी घमासान में बहुत सारे लोग इधर और बहुत सारे लोग उधर आपको दिखाई देंगे। लेकिन ये जो लड़ाई दिल्ली और लखनऊ की है, ये जो बड़ी आपदा भारतीय जनता पार्टी में है, इस आपदा में अवसर बहुत लोगों को मिलेगा। इस आपदा में नुकसान बहुत सारे लोगों का होगा। इस आपदा में फायदा बड़े लोगों का होगा। ऐसी चीजें भी आपको देखने को मिलेंगी। इस आपदा में ही आपको ये भी पता है कि समाजवादी पार्टी को भी एक बड़ा अवसर मिल सकता है। वो भी अवसर तलाशने की कोशिश में है, क्योंकि आपको याद रखना चाहिए कि शिवपाल जी ने तमाम ऐसे जो पीड़ित विधायक हैं, क्योंकि बहुत पीड़ित है ना विधायक जिनकी मीटिंग हुई है, तो इन पीड़ित विधायकों को न्योता दे दिया है, निमंत्रण दे दिया है कि आइए हम आपका सम्मान करेंगे और भाई आप तो ब्राह्मण समाज से आते हैं और हम तो आपके पैर वैर भी धो लेंगे, पैर पखार लेंगे आपके, आप आइए तो सही हमारे यहाँ। तो कुछ पता चला कुछ विधायक उधर चले जाए, क्योंकि अभी तो टिकटों का भी बंटवारा होना है। अगर पंकज जी गुस्से में होंगे तो टिकटों की लिस्ट तो वही भेजेंगे। तो अगर टिकट कट गया किसी का तो उनका स्वागत आपको समाजवादी पार्टी में भी होता हुआ दिख सकता है। तो बहुत सारी चीजें आपको आने वाले समय में दिखाई देंगी। जी। अच्छा, आज तो पूरा दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत खराब दिन साबित हुआ, झटके पर झटका लगा। ये तो चलिए उत्तर प्रदेश की राजनीतिक घटनाक्रम चलती रहेंगी और 27 का चुनाव आने वाला है तो हम रोज देखेंगे और रोज इस पर बात करेंगे। लेकिन आज का दिन जितना झटके भरा रहा भाजपा का, उस पर भी बात कर लेते हैं। जैसे कुलदीप सिंह सेंगर के मसले पर हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट से बहुत भयंकर झटका लगा है। बीजेपी के तमाम नेता, मंत्री सपोर्ट में आ गए थे, उन्नाव रेपिस्ट कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थन में खड़े हो गए थे और तमाम बातें कर रहे थे। लेकिन अब उनको झटका लग गया और सुप्रीम कोर्ट ने जो राहत मिल गई थी कुलदीप सिंह सेंगर को, वो राहत रद्द कर दी। यानी कि अब उनकी जो सस्पेंशन हो गया था उनकी सजा का, उस पर स्टे लग गया है। तो आपको क्या लग रहा है? दूसरा रावली वाले मसले पर भी स्टे लग गया है, सुप्रीम कोर्ट को अपना ही फैसला पलटना पड़ गया है। तो ये तमाम चीजें देखकर आपको क्या लग रहा है कि भाजपा तो बैकफुट में आ गई? देखिए प्रज्ञा, अगर आप देखें जिस प्रकार का ये दिल्ली में कुलदीप सिंह सेंगर वाला मैटर था और जिस प्रकार से वो पीड़िता लगातार कई दिन से दिल्ली में घूम रही थी और दिल्ली की कई महिलाएं इतनी कठिन परिस्थितियों में भी उसके साथ थी, तो उससे कहीं ना कहीं उसका हौसला बुलंद हुआ। कुछ काफी लोगों ने उनको सपोर्ट किया है।
सोशल मीडिया ने बहुत सपोर्ट किया और कहीं न कहीं कोर्ट को भी ये लगा है, हालाँकि कोर्ट अपनी जगह सही है। कोर्ट तथ्यों पे चलता है, कोर्ट पे जो डॉक्यूमेंट होते हैं, कोर्ट उस पे चलता है। कोर्ट के सामने बहुत सारी मजबूरियाँ होती हैं, लेकिन कोर्ट ने फिर भी सराहनीय डिसीज़न लिया है। लेकिन वहाँ पे एक एजेंसी जो काम कर रही है, वो एजेंसी का नाम सीबीआई है। वो दिग्भ्रमित कोर्ट को भी कर रही है और वो फैसले को दूसरी तरफ ले जाने की पूरी-पूरी कोशिश कर रही है। तो कहीं न कहीं हम मानते हैं कि कोर्ट ने जिस प्रकार का ये फैसला लिया है, ये एक छोटी राहत ज़रूर मिली है उसको। हालाँकि इससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो दूसरी जो सज़ाएँ उनको हैं उसके सज़ा के लिए वो अंदर ही जेल में है, उनको बाहर तो भी आना नहीं था। लेकिन फिर भी एक इस तरह की छोटी राहत मैं मानता हूँ कि पीड़िता को मिली है और इससे कहीं न कहीं पीड़िता का विश्वास कानून व्यवस्था पे, सुप्रीम कोर्ट पे बढ़ा है और इससे उसको एक हौसला मिला है कि वो इस लड़ाई को आगे लेके जा सकती है। नहीं तो वो इतनी आहत थी कि हमने उसका 2 दिन पहले का बयान सुना था। उन्होंने एक टीवी चैनल को बयान दिया था कि अगर मेरे साथ ऐसे ही हुआ और जिस प्रकार से मेरे पिताजी और मेरी बहनों के साथ हुआ है, उनकी हत्या हुई है, मेरे पति और मेरे बच्चों की हत्या होती है, तो क्या आप मुझे फूलन देवी बनवाने को मजबूर कर रहे हैं? तो अगर यहाँ तक आहत होके वो इस तरह की बात करती है, तो मुझे लगता है ये फैसला आने से कोर्ट पे उसका विश्वास बढ़ेगा और उसको एक हौसला मिलेगा ताकि वो इस लड़ाई को आगे लड़ सके। दूसरी बात जो आपने की है कि ये जो बहुत बड़ी एक लड़ाई अरावली की चल रही थी। जी हाँ। देखिए अरावली की जो लड़ाई थी वो 2 लोगों के बीच में थी या 2 खेमों के बीच में थी। एक खेमा है जो सरकार है। सरकार डबल इंजन की है, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो गुजरात हो। जो अरावली की श्रेणी गुजरात तक जाती है वहाँ डबल इंजन की सरकार है। डबल जी। इंजन की सरकार अपने चहेते बिल्डरों को, अपने चहेते लोगों को उस पहाड़ी को बेचना चाह रही थी और वो जनता के साथ जनता लड़ाई लड़ रही। तो ये तो जनता की जीत है। जनता जीती है, जनता उठ खड़ी हुई है क्योंकि जनता को लगा है कि अब ये इस चीज पे उतर चुके हैं कि अब ये प्राकृतिक संसाधनों को भी बर्बाद करके और लूट मची हुई है। तो कहीं न कहीं जनता जागृत हुई है और जनता ने जिस तरह की एक मुहिम चलाई है, तो कोर्ट को भी मजबूर होना पड़ा है उसके सामने और कोर्ट को भी तथ्य देखते हुए डिसीजन लेना पड़ा है। इसी प्रकार से आगे आने वाली चीजों में भी जनता आएगी। धीरे-धीरे जिस प्रकार की चीजें खुल रही हैं, जिस प्रकार की चीजें सामने आ रही हैं, ये कहीं न कहीं हमारी आँखें खोलने वाली चीजें हैं। आप देख रहे हैं कि पीएमओ के अधिकारियों के ऊपर किस-किस तरह के आरोप हैं। किस-किस तरह के अभी नवनीत सहगल के ऊपर 112 करोड़ का एक मामला खुला है। वो एक अब बहुत अच्छे अखबार ने तथ्यों के साथ छापा है। उस पे पीएमओ मुँह नहीं खोल रहा है। उस पे जब पीएमओ पे आरोप लग रहे हैं तो पीएमओ का फर्ज बनता है कि उसको तत्काल जवाब देना चाहिए कि इतने महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए व्यक्ति अगर इस तरह की चीजें कर रहे हैं और पीएमओ का नाम आ रहा है और पीएमओ कोई स्टेटमेंट ही जारी नहीं कर रहा है, कोई ट्वीट ही नहीं कर रहा है, कोई जवाब ही नहीं दे रहा है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं बुला रहा है, तो ये दाल में कुछ न कुछ काला है जो आने वाले समय में इनको और अधिक नुकसान करेगा। जी। जी। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया केपी मलिक साहब आपने समय दिया। दर्शकों का भी धन्यवाद। बहुत-बहुत आभार। हम फिर मिलेंगे अगली चर्चा में, अभी के लिए इतना ही। तो दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और इस पूरे मसले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद।